Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay, there is a figure 10.3 Charles Cornwallis 1738 to 1805. ये एक पेंटिंग है जो थॉमस गेन्सबोरो ने करी है पेंट। ये पेंटिंग है चार्ल्स कॉर्नवालिस की। ये कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के जब पहली बार परमानेंट सेटल इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर 1793 के अंदर। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। कल हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में और हमारा एक पैराग्राफ रह गया था। इसमें बेसिकली हमने ये चीजें देखी थी कि किस तरीके से जमींदार जो है वो एक लैंड ओनर ना बन करके विलेज का एक रेवेन्यू कलेक्टर की तरह बन गया था। अब वो रेवेन्यू कलेक्टर कैसे बना था वही चीज आपको आगे समझ में आएगी कि जमींदार जो था उसके पास में कई बार 400 विलेजेस होते थे उसके अंडर। ठीक है, और इससे ज्यादा भी हो सकते थे और 400 तो होते ही थे। ठीक है, और इन्हीं विलेजेस से जाकर के उसको अपना क्या करना होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। और फिर वही कलेक्ट करके एज एन एक जमींदारी जो है जमींदारी यानी एक रेवेन्यू स्टेट का जितना भी बनता था वो कलेक्ट करके ये कंपनी को जाकर के देते थे। ये काम रह गया था इनका। तो जब ये चीज ये लोग नहीं कर पाते थे, इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करा और फिर ये जमा नहीं कराया, तब यही जमींदारी जो है महल वगैरह जमीनें वगैरह विलेजेस जितने भी आ रहे हैं विलेजेस में जितनी भी जमीनें इनकी वो सब चीजें ऑक्शन में आ जाती थी यानी नीलामी हो जाती थी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। जमींदार्स had several sometimes as many as 400 villages under them। जमींदार के पास में कई विलेजेस उनके अंदर आते थे। In company calculation, the villages within one zamindar formed one revenue estate। कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से जितने भी गांव जमींदार के अंडर हैं वो वन जमींदारी कहलाएंगे यानी कि रेवेन्यू स्टेट के तौर पे। The company fixed the total demand over the entire estate whose revenue the जमींदार contracted to pay। अब कंपनी फिक्स करती थी कितनी जमींदारी के अंदर उसको कितना रेवेन्यू देना पड़ेगा और वो जमींदार जो है उसको वो करना ही था पे। The जमींदार collected rent from the different villages, paid the revenue to the company। जमींदार अलग अलग जगह से किराया लेकर के आता था अपने अलग अलग विलेजेस से और फिर उसको एक रेवेन्यू के तौर पे कंपनी को जमा कराता था। And retain the differences as his income। और अगर उसको ज्यादा किराया मिल जाता था कई बार तो वो जितना उनका कंपनी वालों का बनता है वो चुकाने के बाद में बचा कुचा पैसा अपने पास में रखता था। He was expected to pay the company regularly, failing which his estate will be auctioned। और उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कंपनी को रेगुलरली पे करे, अगर वो फेल हुआ तो उसकी जमीन जो है वो ऑक्शन करा दी जाएगी। ये था बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे जमींदार का काम। अगर इस चीज में आपको कोई दिक्कत है आई है समझ में नहीं आया है कुछ तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको पिंक बॉक्स के अंदर ताल्लुकदार का मतलब दिया गया है। ताल्लुकदार literally means one who has a ताल्लुक or a connection। ताल्लुक came to refer to a territorial unit। ताल्लुकदार का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसका कोई ताल्लुक या कोई रिलेशन या कोई कनेक्शन हो। ताल्लुक का मतलब यहाँ पे टेरिटोरियल यूनिट से भी जोड़ करके देखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.3 व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। सब जमींदार पेमेंट क्यों नहीं चुका पाते थे या क्यों डिफॉल्टर की तरह यहाँ पर निकल करते थे। Company officials felt that a fixed revenue demand would give zamindars a sense of security and assured of returns on their investment, encourage them to improve their estates। कंपनी को लग रहा था कि भाई अगर इनका हमने रेवेन्यू फिक्स कर दिया है तो इनके पास में इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, और ये प्रॉपरली अश्योरेंस होगा कि भाई जितना भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा और एनकरेज करेंगी क्या चीज कि ये इम्प्रूव करेंगे अपने स्टेट को। ये कैसे करेंगे, अब कई बार क्या है फसल अच्छी हुई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि फसल अच्छी हुई, अच्छा इन्होंने फसल बिकी, इनको बहुत फायदा हुआ, इनके पास में रेवेन्यू पे करने से भी ज्यादा अमाउंट में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने वो चीज रेवेन्यू पे कर दिया उनके पास में, अब इनको एक फिक्स अमाउंट में ही रेवेन्यू देना है। तो अब आप इन्होंने अगर
1 लाख रुपए कमाए हैं और इनको रेवेन्यू देना है 50-60 हजार का ही, तो इनके पास में बाकी अमाउंट तो बच गया ना, सेव हो गया, सही और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, या अच्छी और जमीनों में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर सिंपली उसको सेव कर सकते हैं कि अगर आगे जाकर के कभी अच्छी फसल ना हो तो हमारे पास में इतनी सेविंग्स बचेंगी कि हम आगे जाकर के पे कर पाएंगे अपना रेवेन्यू टाइमली। ये सब चीजें पॉइंट्स रखते हुए कंपनी को लगा था कि ये फिक्स्ड रेवेन्यू वाली चीज इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो लेकर के आएगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे इनकी एस्टेट कंडीशन भी सुधरेगी। ये उनका पॉइंट था। In the early decades after the permanent settlement, however, zamindars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balances accumulated. शुरुआत के ही डेकेड्स में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, तब जमींदार रेगुलरली अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से उनका जो भार था वो बढ़ता जा रहा था, अनपेड बैलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा था। द रीजंस फॉर दिस फेलियर वर वेरियस। अब इसके कई सारे रीजन रहे हैं। पहला, इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। द फर्स्ट इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। जो शुरुआती डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी। दिस वाज बिकॉज इट वाज फेल्ट दैट इफ द डिमांड वाज फिक्स्ड for all the time to come, the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded. पहले से ही इन्होंने डिमांड इतनी हाई फिक्स कर दी थी कि जिससे आगे जाकर के, क्योंकि एक बार फिक्स हो जाने के बाद में ये आगे तो बढ़ा नहीं सकते ना उस डिमांड को, इसीलिए इन्होंने बहुत हाई डिमांड रखी थी, जिससे कभी भी इनको लगे कि भाई हाँ प्राइसेस बढ़ रही हैं या कल्टीवेशन जो है वो और अच्छा फला है, यानी इनको फायदा हुआ है, तो उस पर ही अपना ज्यादा हक मांग नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने पहले ही अमाउंट बहुत ज्यादा रखा था। To minimize this anticipated loss, the company pegged the revenue demand high, arguing that the burden on the zamindars would gradually decline as agricultural production expanded and prices rose. और इन्होंने इस चीज का पॉइंट ये दिया कि भाई आपको आगे जाकर के फायदा होगा, तो हमने इसीलिए पहले से ही डिमांड हाई रखी है, बर्डन आप पे कम पड़ेगा जब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड होने लगेगा और कीमतें जो है बढ़ने लगेंगी, आपको फायदा मिलने लगेगा, तो उस पॉइंट को देखते हुए हमने पहले से ही डिमांड जो है वो ज्यादा रखी है। ये इनका पॉइंट था। पहले 2 पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। नो मैम। थर्ड पॉइंट वापस बताइए। थर्ड पॉइंट नहीं, ये सेकंड पॉइंट ही है। इसमें ये बोला गया हाँ है, मतलब सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड है ये चीज कि भाई यहाँ पर जो इन्होंने हाई डिमांड रखी है उसका इन्होंने रीजन दिया है कि हमने हाई डिमांड क्यों रखी है। हाई डिमांड रखने का मतलब ये था कि आगे जाके जब आपको फायदा मिलेगा, जब आपकी खेती बाड़ी अच्छे से फलेगी फूलेगी और आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो उस समय के लिए हम प्राइसेस तो बढ़ा नहीं सकते, तो अभी से ही हम प्राइसेस बढ़ा के रखेंगे, तो आगे जाकर के आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना हमें दिक्कत आएगी। पॉइंट ये था इनका। अभी आपको धीरे धीरे आपकी परेशानियां हैं कि आपको ये लग रहा है हाई डिमांड है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे फायदा होने लगेगा तो ये हाई डिमांड आपको लगेगी ही नहीं कि ये ज्यादा हमने प्राइसेस जो है ज्यादा रख रखी, ये आपको बहुत फीजेबल या इजी लगेंगे। ये इनका पॉइंट था। इन्होंने अपनी लॉस को एंटिसिपेट किया था, यानी कि हमें अभी नुकसान ना हो आगे जाकर के, इस वजह से हमने ये डिमांड जो है हाई रखी है। ये इन्होंने अपना पॉइंट दिया था। समझ में आया या मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगी एग्जाम्पल से रिलेट करके? यस मैम, थैंक यू। ओके, फिर है सेकंड, दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन 1790s। ये हाई डिमांड जो है रखी गई थी 1790s में, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड। ये उस समय की बात है जब वहां पर इतनी ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रायट्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। अब ये इससे और दिक्कतें आ रही थी रायट्स को, जो कि वो अपना उनका जो ड्यू था जमींदार को वो नहीं पे कर पा रहे थे। अब रायट्स क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। पिंक बॉक्स के अंदर मेंशन है, रायट इज द वे द टर्म रायत। रायट एक टर्म है जो निकली है रायत से, यूज टू डेजिग्नेट पीजेंट्स। ये पीजेंट्स को डेजिग्नेट करते हुए यानी उनको बताते हुए है, एंड वाज स्पेल्ड इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स। ये ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अंदर इंक्लूडेड है। रायत को ये लोग रायट्स बोलते थे। Riots in Bengal did not always cultivate the land directly, but leased it out to under riots. अब ये जो riots होते थे ये बेसिकली बंगाल के अंदर होते थे, ये खुद से अपनी खेती बाड़ी नहीं करते थे, ये थोड़े established peasants की तरह आप समझ सकते हैं
ये थोड़े रिच पीजेंट्स हुआ करते थे जो लोगों को हायर किया करते थे अपने अंडर अपनी जमीनों में काम करने के लिए। जिनको हायर करते थे उनको राइट अंडर राइट्स बोला जाता था। तो जब 1790s के अंदर इन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट लगाया, सॉरी परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया और उस चीज को फिक्स किया रेवेन्यू रेट को, तो उस समय में खेती बाड़ी इतनी अच्छी फल फूल नहीं रही थी, लोगों को बहुत नुकसान भी हो रहा था। और इसी तरीके से ये जो पीजेंट्स थे, जो रायट थे, ये पे नहीं कर पा रहे थे जमींदार को, और इनका उधारी बढ़ती जा रही थी, ड्यू बढ़ता जा रहा था। और इफ द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट, हाउ कुड ही पे टू द कंपनी? अब जब जमींदार कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा रेंट, तो वो आगे जाके कंपनी को कैसे पे करेगा? वो चीज सामने आ रही थी। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। तीसरा पॉइंट ये था कि रेवेन्यू फिक्स था, आपकी खेती हो रही है या नहीं हो रही है उससे मतलब नहीं है, आपको किस तरीके से चीजें पे करनी है, ये उनका पॉइंट था। तो ये तीसरी दिक्कत थी, जब खेती नहीं होगी, फसल ही नहीं उगेगी, बिकेगा नहीं कुछ, तो कैसे पे करेंगे? ये तीसरी दिक्कत थी। कई बार ऐसा होना चाहिए था जैसे कि अगर आपकी खेती नहीं हुई है तो आप थोड़ा कम लगान जो है वो एक तौर पे पे कर दें, लेकिन ये यहाँ पे नहीं था ऐसा फैसिलिटी। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सनसेट लॉ करके एक चीज, एक क्वेश्चन आपके सामने बन के आएगा। सनसेट लॉ था जिसमें इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, द जमींदारी वाज लायबल टू बी ऑक्शन। सनसेट लॉ के अंदर बेसिकली ये चीज थी कि जिस दिन फिक्स किया है सूरज ढलने से पहले अगर आपने रेवेन्यू पेमेंट नहीं करी, तो आपकी जमींदारी जो है, यानी आपका जितनी भी आपके अंदर जमीनें हैं, वो सब ऑप्शन कर दी जाएंगी, यानी नीलाम कर दी जाएंगी। ये सनसेट लॉ भी बना दिया था उन्होंने। ठीक है। फोर्थ चीज थी द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द राइट्स एंड मैनेज द जमींदारी। परमानेंट सेटलमेंट के तहत शुरुआती समय में जमींदार की जितनी भी शक्तियां थी, पावर्स थी, उन सबको लिमिटाइज कर दिया था कि कलेक्ट करना जो जाता था ये राइट, और जमींदार अपनी जमींदारी मैनेज करता था, पहले अपने हिसाब से रूल किया करता था। बाद में इसको सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पर ड्यूटी पकड़ा दी थी, ज्यादा ये कंट्रोल कर नहीं सकता था चीजों को अपने हिसाब से। तो ये भी एक दिक्कत का काम था कि ये जब कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा तो उन लोगों से पैसे कैसे निकलवाएगा? ये फोर्थ पॉइंट था। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? No problem. ओके, द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार एज इम्पोर्टेंट। कंपनी जो है उन्होंने जमींदार को एक इम्पोर्टेंट चीज की तरह समझा, जमींदार को, बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। लेकिन ये जमींदार लोग जो थे उन्हीं को कंट्रोल करना चाह रही थी और रेगुलेट अपने हिसाब से चलाना चाह रही थी। एंड सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। और इनका जो अधिकार था उसको थोड़ा कम करना चाह रही थी, और इनकी ऑटोनॉमी जो अपनी तरीके से चीजों को गवर्न किया करते थे उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती थी। The zamindar troops were disbanded, customs duties and abolished, and their clutcheries, courts, and brought under the supervision of a collector appointed by the company. अब जमींदार के जो ट्रूप्स हुआ करते थे उनको डिसबैंड किया गया, यानी इनकी जो ये ट्रूप्स चलाया करते थे, एज इन ये लोग इकट्ठे होकर के अपने हिसाब से कोर्ट कचहरी चलाया करते थे, लोगों के न्याय किया करते थे, वो सब चीजें उन्होंने रोकी। राशि जोशी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आपको कुछ बोलना है तो आप अपने चैट ऑप्शन में जाकर के बोल लें, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। Then please mute yourself. जमींदार जो थे, कंपनी जो थी बेसिकली वो कोशिश कर रही थी इनको, इनका आधिपत्य जो जमा हुआ था, एस्टैब्लिश थे ये लोग, उसको कम करने की। इनको साथ में बैठना एक तरीके से अलाउ नहीं था। इनकी ड्यूटीज जो थी, इन्होंने जो अपने हिसाब से ड्यूटीज निकाल रखी थी, कस्टम ड्यूटीज, वो अबॉलिश कर दी गई थी। ये जो अपनी कचहरी चलाया करते थे वो बंद कर दी थी। ठीक है, वो बेसिकली बंद नहीं करी थी, उसके ऊपर एक कलेक्टर अपॉइंट कर दिया था, सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया था कंपनी के द्वारा ही, जिसमें ये सब चीजें देखा करते थे किस तरीके से जमींदारी चलानी है, वो सब एक कंट्रोल्ड वे में हो रही थी।
जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। अब जमींदार के पास में जो पहले शक्तियां थी कि भाई वो लोकल न्याय करेंगे, किसी के घरों में कोई विवाद हो गया तो उसको ये जमींदार जाकर के सॉल्व करते थे अपनी अदालत के अंदर, लोकल पुलिस के तौर पर भी ये काम करते थे अपने लोगों को भेज करके, वो सब चीजें हटा दी गई थी। Over time, the Collectorate emerged as an alternative center of authority and severely restricting what the जमींदार could do. अब समय के साथ में कलेक्टोरेट जो है वो इमर्ज एज एक सेंटर के तौर पर निकल के आया, कलेक्टर बैठाया गया वहां पर कलेक्टोरेट के अंदर, और यहाँ पे जमींदार जो थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई अब आप ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते। In one case, when a Raja failed to pay the revenue, a company official was speedily dispatched to his zamindari with the explicit instruction to take the charge of the district and to use the most effectual means to destroy all the influence and the authority of the Raja and his officers. अब एक केस के एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें इसको कि राजा जब पे करने रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था, यानी जमींदार जो है जब वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो वहां पर कंपनी अपने एक ऑफिसर को भेजती थी फटाफट से कि जाकर के देखो, और उसको क्लियर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि उस डिस्ट्रिक्ट का चार्ज ले लो और जो भी इफेक्टिव तरीके से तुम खत्म कर सकते हो उसकी जमींदारी का जो भी उसका इन्फ्लुएंस है वहां पर प्रभाव है वो करो, जो भी स्टेप्स लेने लो, उसकी अथॉरिटी जो है उसको खत्म करो, उसके ऑफिसर्स जो है उसको डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो अपना स्टैब्लिश करके बैठा हुआ है सब कुछ उसको हटाओ जा करके, ये ऑफिसर को भेजते थे। थर्ड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. क्लियर है सब? Yes, ma'am. At the time of rent collection, an officer of the zamindar, usually the amla, came around to the village. अब जब रेंट कलेक्शन करना होता था तो ऑफिसर भेजा जाता था, जमींदार का ऑफिसर भेजा जाता था, उसको बोलते थे अमला, वो विलेज में जाता था। बट रेंट कलेक्शन वॉज अ पेरिनियल प्रॉब्लम। अब रेंट कलेक्शन करना भी एक अपने आप में प्रॉब्लम थी। कैसे? समटाइम्स बेड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यू डिफिकल्ट फॉर द रायट्स। अब कई बार खराब खेती बाड़ी हुई, कम प्राइसेस मिली, तो उसके कारण भी ये रायट्स जो है पे नहीं कर पाते थे। एट अदर टाइम्स रायट्स डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, और दूसरी तरफ रायट्स जो थे वो अपनी जबरदस्ती जानबूझ करके पेमेंट डिले करते थे। रिच रायट्स एंड विलेज हेडमेन, जोटेदार्स एंड मंडाल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। कुछ जो रिच रायट्स और विलेज हेडमेन यानी जोटेदार्स बोला जाता था, मंडल्स के अंदर बैठने वाले जो लोग थे, उन लोगों को अच्छा लगता था कि जमींदार जो है मुसीबत में पड़ रहा है, उसको हम पे नहीं करेंगे तो आगे जाके कंपनी जो है उसकी वो चीजें बेच देगी और ये जो है मुसीबत में आ जाएगा, तो वो देख के इनको मजा आता था। इसीलिए भी कई बार ये लोग पेमेंट नहीं करते थे समय से। The जमींदार could therefore not easily assert his power over them. इसीलिए जमींदार को बहुत दिक्कत आती थी कि वो अपना अधिकार इन पर नहीं जमा पाता था। जमींदार could prosecute defaulters, but the judicial process was long drawn. अब जमींदार जो है ये डिफॉल्टर्स को लेकर के प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर सकता था, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो कर सकता था कि इनको सजा मिले, लेकिन वो बहुत समय लेता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इन बुर्दवान alone there were over 30,000 pending suits for arrears of rent payment in 1798। बुर्दवान का जो केस हमने पहले शुरुआत में पढ़ा है उसके अंदर ही करीब 30,000 पेंडिंग केसेस थे जिसमें रेंट पेमेंट प्रॉपर्ली नहीं की गई थी 1798 के अंदर। तो इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो हम लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. ओके, तो ये हमने आज पढ़ लिया है काफी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस चीज को पढ़िए, कोई दिक्कत आए पूछिए, अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके रखिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है कल की क्लास में सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, कल हम ये वाला पॉइंट जो है वो शुरू करेंगे। जोटेदार्स के बारे में आपको ज्यादा पता पड़ेगा कि ये किस तरीके से अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड किया करते थे और क्या इनका तरीका था जमींदार की चीजों को हड़पने का। कई बार ये ऑप्शन में जाकर के उसकी जमीनें खरीद के ले आते थे, क्योंकि ये तो सिंपली क्या करते थे, रेंट पे नहीं करते थे, और वो रेंट आगे पे नहीं करते थे तो वो जमा नहीं कर पाता था और जमीनें उसकी दिखती थी तो ये जाकर के खरीद के ले आते थे और रिच राइट्स के तौर पर रिच लोगों की तरह और अपनी चीजें बढ़ाते जाते थे। ये इनका एक बेसिक
इंट्रो मैंने आपको छोटा सा दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी,